हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में जो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ में जो वीडियो बताई थी उसमें अभी तक मैंने आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स बताए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो थर्मोडायनेमिक के बेसिक लॉज वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन बताने से पहले इसमें एक बेसिक टर्म आ रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में बात करते हैं। ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर का मेंटेन होना, मतलब इक्वल टेम्परेचर हो जाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। जैसे मान लो कि आप, जैसे दिल्ली की एग्जांपल है वही ले लेते हैं। चलो, जैसे एक कप है, उसमें चाय पड़ी हुई है। तो वो, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो ज़्यादा गर्म है। तो उसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे नॉर्मल टेबल पे रख देते हैं चाय को। ठीक है, तो अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए रख दें तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो चाय ठंडी हो जाती है। मतलब जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर होता है, चाय का टेम्परेचर भी वही हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाय का टेम्परेचर स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर का कम रहता है। तो हीट ट्रांसफ़र होती है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसा टाइम आ जाता है जब चाय का टेम्परेचर और हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर होता है। तो वो कंडीशन जो है उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। उसके बाद ना चाय ज़्यादा और ठंडी होगी ना ज़्यादा गर्म होगी, वैसा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम सभी ने क्या होगा कि हम जैसे दूध गर्म करना होता है। मान लो एक गिलास है हमारे पास, मान लो उसमें दूध पड़ा हुआ है। ठीक है, हमें उसे गर्म करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक कटोरी लेते हैं बड़ी सी, उसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने के बाद हम उस गिलास को इसमें डाल देते हैं, कटोरी में। तो उससे क्या होता है कि जो कटोरी में पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये जो गिलास में दूध पड़ा हुआ है इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस गिलास में जो दूध है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है जबकि पानी का टेम्परेचर कम है। तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस दूध से इस पानी की तरफ। तो कुछ देर बाद पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और दूध ठंडा हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर आ जाएगा, हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि दोनों चीज़ों का टेम्परेचर बराबर हो चुका है। तो चलो अब इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या चीज़ है। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सेपरेटली। मतलब दो सिस्टम है, एक ये सिस्टम और एक ये सिस्टम है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे सिस्टम के साथ अलग से। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। ये इसके साथ कांटेक्ट में और थर्मल इक्विलिब्रियम है। सिस्टम बी का सिस्टम सी से थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सिस्टम ए और सिस्टम बी ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है। ठीक है, एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इसमें कहा है, चलो अब पहले एग्जांपल समझाता हूँ फिर सेकंड डेफिनेशन बताऊँगा, आपको इजी हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप सपोज करो, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। आप एक गिलास लो, उसे उसमें आप दूध डाल दो। तो उसका टेम्परेचर, थोड़ा गर्म दूध डाल दो, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा दूध का। ठीक है, वो हमने मान लिया सिस्टम ए। अब आप एक काम करो, एक गिलास है उसमें आप पानी डाल दो जिसका मतलब जो ठंडा होगा थोड़ा, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, उसको सिस्टम बी मान लो। एक में हमने दूध डाल दिया और एक में हमने पानी डाल दिया। ठीक है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा, एक का टेम्परेचर कम। उन दोनों को आप एक टेबल पर रख दो। मान लो ये और ये हमने टेबल पर रख दिए। अब ये सिस्टम ए जो है मतलब दूध है, और सिस्टम सी हमारा यहाँ पर सराउंडिंग है। ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब मान लो हमारा। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि सिस्टम ए यानी कि दूध जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रख दें, उसको टेबल पे रख दें, तो दूध ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा एटमॉस्फेयर में। दोनों का जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। तो सिस्टम ए और सिस्टम सी क्या हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम में। वैसे बी जो है वो ठंडा है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सराउंडिंग से हीट ले लेगा ये, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। तो कुछ देर के बाद इन बी का और सी का टेम्परेचर भी बराबर हो जाएगा। तो मतलब सिस्टम ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी भी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और आपस में कांटेक्ट में ही है। ठीक है, तो अगर हम नोटिस करेंगे बाद में, अगर ऑब्जर्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, जो भी है मेजरमेंट करेंगे, तो हम देखेंगे कि सिस्टम ए और सिस्टम बी का टेम्परेचर भी इक्वल हो जाएगा कुछ देर के बाद। मतलब कि दूध का और पानी का जो टेम्परेचर है वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही ये स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है कि व्हेन ए बॉडी सी, जब सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी ए के साथ, और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, और तब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको डेफिनेशन बता रहा था, इसमें जो बीच में वॉल है जो इनको कनेक्ट कर रही है, ये कंडक्टिंग वॉल है, मतलब कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, तभी थर्मल, कुछ अगर ए का टेम्परेचर ज़्यादा है कम है तभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे। ठीक है, ये इसकी बेसिक स्टेटमेंट थी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की।
तो ये है क्या कि इससे हमें कंसेप्ट मिला था टेम्परेचर का। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये हीट थी, टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा था तो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, तो वो सब थर्मल इक्विलिब्रियम आ रहा था। उस वक्त जब हमने ये बनाया था, जब हमने ये चीज़ लॉ वगैरह बना था, तो उस वक्त हमें टेम्परेचर के बारे में पता नहीं था। हमें इतना पता था कि कुछ है, ऐसा फैक्टर है जिसके कारण ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन वो फैक्टर क्या चीज़ है उसके बारे में हमें पता नहीं था। वो इसी लॉ से पता लगा था और इसे टेम्परेचर का नाम दिया गया था, ठीक है। इसलिए ये लॉ जो है वो बेसिस है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का। अब इसे जीरोथ लॉ ही नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि इससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ जो अभी आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में, वो इससे पहले आ चुके थे। अब लेकिन उनमें बेसिस, उनका बेसिस भी टेम्परेचर ही था। तो अब उनका बेसिस टेम्परेचर था, तो ये लॉ उनके बाद आया था, तो इसे हम फोर्थ लॉ या फिफ्थ लॉ तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि बेसिस इन उन लॉज का बेसिक तो यही था, टेम्परेचर ही था। तो हमें कुछ ऐसा नंबर देखना था जो इन तीनों से पहले आए। तो 1 2 3 से पहले तो जीरो ही आएगा, तो इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का नाम दिया गया था, जीरोथ लॉ कहा गया था इसे, ठीक है। अब ये, हालांकि ये बेसिस है टेम्परेचर का, कुछ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर है क्या चीज़ है? टेम्परेचर क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मटेरियल। मतलब कि कोई मटेरियल है, उस, मान लो ये हम मार्कर ले लें, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है कि मान लो कि ये यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इस सेक्शन में कुछ हैं, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन सब सेक्शन की हम एवरेज एनर्जी अगर ले लें तो उनको मेजर करें तो वही टेम्परेचर है। मतलब कि अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे ना तो वो हीट होगी, उसे हीट कहते हैं। अगर हम एवरेज एनर्जी की बात करें किसी मटेरियल की तो वो टेम्परेचर की बात करनी। और यही डिफरेंस भी है टेम्परेचर और हीट में, कि टेम्परेचर एवरेज एनर्जी बताता है किसी मटेरियल की, जबकि हीट टोटल एनर्जी बताती है किसी सिस्टम या किसी मटेरियल की, ठीक है। एक डेफिनेशन और आपने सुनी होगी या पढ़ी भी होगी कि टेम्परेचर क्या है, किसी भी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। तो ये वैसे समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन है नहीं है, बेसिक चीज़ तो टेम्परेचर यही चीज़ है जो आपको बताया ऊपर, ठीक है। अब वही है, टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि बताती है हमें हीट एनर्जी की डायरेक्शन, मतलब किस तरफ हीट फ्लो होगी। तो हीट हमेशा फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। ये टेम्परेचर तभी तो हो रहा था कि गर्म दूध था वो ठंडा हो रहा था, और जो ठंडी चीज़ थी वो थोड़ी गर्म हो रही थी। मतलब टेम्परेचर जो हम, जो भी हीट फ्लो होगी वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। अब टेम्परेचर की मेजरमेंट करने के लिए दो स्केल, जैसे हमारे पास सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल में क्या है कि इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें बॉइलिंग जो पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि जो बॉइलिंग है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। ये सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट की तरह, फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल पहले थर्मामीटर आते थे उनमें फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट ही था, ठीक है। तो उसके बाद, हाँ, अब एक चीज़ और, अब ये जो सेल्सियस स्केल है ये 0 से 100 है, मतलब ये 100 पार्ट्स में डिवाइड है। और ये फ़ारेनहाइट स्केल 180 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका मतलब क्या होगी, 1 डिग्री सेल्सियस, इससे 1 डिग्री, मतलब एक जो डिग्री सेल्सियस है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा है। क्यों? सिंपल सी बात है, देखो। सेल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये मार्कर से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये मान लो सेल्सियस स्केल है, और ये ग्रीन ब्लैक वाला सेल्सियस स्केल है, और ग्रीन वाला फ़ारेनहाइट स्केल है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सपोज करो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसे मैं 5 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, किसी भी तरह से 5 सेक्शन में डिवाइड किया, तो मान लो कि एक जो पार्ट है हमारा वो इतना आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये सेल्सियस स्केल है, ये भी मान लो इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। इसे हम डिवाइड करें 20 पार्ट्स में। इसे हमने डिवाइड किया था 5 पार्ट में, इसे हम डिवाइड करें 20 पार्ट्स में। तो इसे इतने तक डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो एक डिवीजन था वो इतना था, और इसका एक डिवीजन सेल्सियस का एक डिवीजन इतना था, जो कि फ़ारेनहाइट का इतना सा डिवीजन था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्सियस का एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के एक डिवीजन से बड़ा है। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 1 डिग्री सेल्सियस इज़ लार्जर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात आप समझ गए होंगे। अब हमें अगर कन्वर्जन करना है सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें कुछ भी दिया हो सकता है, हम कैसे करेंगे? तो ये बेसिक फार्मूला है उसका, C/100 = F-32/180, ठीक है। इसको थोड़ा अगर सिंपल करना है तो इसको डिवाइड करके 20 से 5 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो C/5 = F-32/9, ठीक है। ये नॉर्मल कन्वर्जन है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया तो या सेल्सियस में करना है, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में करना है, उसके लिए ये आप फार्मूला यूज़ करोगे। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि कौन सा टेम्परेचर जिसमें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल रीडिंग देते हैं।
तो वो कब ऐसी चीज़ आएगी जब कैसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें दोनों की रीडिंग सेम होगी, तो वो -40 डिग्री है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, सी की जगह आप टी लिख लो टेम्परेचर, एफ की जगह भी टी लिखो, और जब कैलकुलेट करेगा तो आपका टेम्परेचर -40 डिग्री आएगा, मतलब -40 डिग्री में दोनों स्केल्स की रीडिंग सेम होगी। अब ऐसा यूनिट तो टेम्परेचर की केल्विन है, जिसे के से स्मॉल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, अब हमें ज़्यादातर तो ऐसा यूनिट में ही काम करते हैं, मैक्सिमम काम जो न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें वैसा यूनिट ही लिखोगे आप। तो इसको टेम्परेचर को अब आपको सेल्सियस अगर दियो तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस हमारा 273.15 केल्विन के इक्वल होता है, तो जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आप 273.15 केल्विन ऐड कर दोगे। जैसे मैं बोलूँगा 1 डिग्री सेल्सियस कितना है, तो आप 1 + 273.15 करोगे, मतलब 274.15 केल्विन, ठीक है, ये चीज़ है। इसी के बेसिस पर थर्मोमीटर्स वगैरह बनाए गए थे। अभी की वीडियोस में आपको थर्मोमीटर के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के हैं। उनके बारे में जब ये सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के, उसके बाद उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में जो बाकी के लॉज वगैरह हैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर साइकिल्स के बारे में बताऊंगा। अभी तक जितना पढ़ाया है इसमें अगर कोई टॉपिक रह गया है और आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट पर ज़रूर लिखें। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।